हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं तुकार राम जी पर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो भाई देखते हैं। तुमने अभी तक आईएएस तुकाराम मुंडे का नाम न सुना। Tukaram Munde, the man making all the headlines. पूरा इंटरनेट इन्हीं से भरा पड़ा है। कभी शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जा रहे हैं, तो कभी डोमिनोज, ब्लिंकिट के वेयरहाउसेस और 5 स्टार होटलों की किचन्स में सड़े हुए चूहे और सब्जियां मिल रही हैं। लेकिन आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां रेड पड़ी, किसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, वो सब तो सोशल मीडिया पे सबको पता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि देश के पौने 6000 आईएएस ऑफिसर्स में से सिर्फ एक ही हाइट इतनी क्यों बनी हुई है, वो भी तब जब उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी से। सोचो जरा। हम ढाल बनेंगे, तू आग लगाए, हम खाल बनेंगे, है वर्दी हमारी पहचान, हमारी भारत की मिट्टी, शान हमारी। तुकाराम सर के पास सिर्फ एक स्टेट है, महाराष्ट्र। उसका भी सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एफडीए, जो तुम्हारा खाना और दवाई चेक करता है। और इस स्ट्रिक्ट चेकिंग का नतीजा पहले ही महीने में 900 से ज्यादा रेट्स, 35 करोड़ का एक्सपायर्ड माल जब्त, बड़े बड़े ब्रांड्स को रातों रात अपनी अपनी किचन साफ करनी पड़ी है, उसमें झाड़ू पोंछे मारने पड़ रहे हैं। अब सोच के देखो, देश में 5755 आईएएस ऑफिसर्स हैं। अगर हर ऑफिसर इतनी ही ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो देश की शक्ल क्या से क्या होगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ ये ऑफिसर इतना ईमानदार कि 21 साल में इसके 25 ट्रांसफर हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक नया आईपीएस ऑफिसर राहुल बंसल, ये उसकी पहली फील्ड पोस्टिंग थी और आरोप है कि इसने वही 1 करोड़ की रिश्वत ली। और अगर ये आरोप सच निकला तो सिस्टम के हिसाब से तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। पहली पोस्टिंग में नेताओं को दिखा दिया कि लड़का काम का है। खैर, आईएएस तुकाराम मुंडे के दिमाग में ऐसा क्या है जो देश के बाकी करप्ट ऑफिसर के दिमाग में नहीं है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1975, जगह महाराष्ट्र का बीड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ एक छोटा सा गांव है तरसोना। इस गांव के एक किसान परिवार में एक लड़के का जन्म होता है तुकाराम। घर की हालत ऐसी है कि 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से चलता है, तो ये लड़का बचपन से ही खेत में काम करता था। सुबह स्कूल और बाकी टाइम खेती। स्कूल भी कौन सा? गांव का सरकारी जिला परिषद स्कूल। अब तुम सोच रहे होंगे कि यहीं से ही इसको आईएएस बनने का सपना आया होगा, कोई मूवी देख ली होगी या फिर किसी टीचर ने बोल दिया होगा। नहीं, तुकाराम खुद कहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि आईएएस नाम की भी कोई चीज होती है। कोई सपना नहीं, कोई प्लान नहीं, बस माँ बाप की सिखाई गई एक सीधी सी बात, सच बोलो, ईमानदार रहो, जो सही है वही करो। यही बात इस लड़के के दिमाग में बैठ जाती है। 10th तक गांव में पढ़ता है, फिर औरंगाबाद आ जाता है। हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, पॉलिटिकल साइंस में एमए, फिर 2004 में यूपीएससी का एग्जाम देता है। रिजल्ट आता है, ऑल इंडिया रैंक 20 आती है। 2005 में तुकाराम मुंडे आईएएस बन जाते हैं। महाराष्ट्र के डर मिलता है। बचपन की वो सीधी सी सीख बड़े होकर पूरा एक सिस्टम बन चुकी है। तुकाराम सर से एक बार पूछा गया कि इतने बड़े बड़े नेताओं से, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ते वक्त आप डिसीजंस कैसे लेते हो। उन्होंने कोई फिल्मी लाइन नहीं बोली, सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला दिया। वो कहते हैं, जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूँ। पहला, क्या ये लीगल है? दूसरा, क्या ये एथिकली सही है? और तीसरा, क्या ये पब्लिक के फायदे में है, कहीं किसी आदमी के तो नहीं? और अगर तीनों के जवाब हाँ है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर चाहे सामने कोई भी हो। इतना सिंपल, ना कोई जुगाड़, ना कोई सेटिंग, ना कोई ऊपर से परमिशन की जरूरत, सिर्फ 3 सवाल। When such very difficult questions or situations come, I ask 3 questions to myself. 1, is it legal? Then I ask, is it ethically right or wrong? And the third question I ask, is it in public interest or illegal interest? और फिर उन्होंने खुद एक चौथा सवाल भी जोड़ा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अगर फूड सेफ्टी कमिश्नर होते हुए मैं मिलावट नहीं रोक सकता तो फिर कौन रोकेगा? अब तुम पूछोगे कि बाकी आईएएस ऑफिसर्स की तरह इनको डर नहीं लगता क्या? तो सर ने इसका जवाब खुद दिया कि डर किस बात का, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। डर लगने की कोई बात ही नहीं इसमें, बस मैं जॉब और अपनी जॉब से तो डर। अपने ही काम से क्या डरना? आप ध्यान से सोचो, इन्हीं शब्दों में पूरी वीडियो का निचोड़ छुपा है। तुकाराम सर बिना डर के बड़े से बड़ा एक्शन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी पूरी होती है। और लाइफ का बहुत सिंपल सा रूल है, जिस दिन आपकी तैयारी पूरी होती है उस दिन डर अपने आप खत्म हो जाता है। आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट और फूड सेफ्टी का रिस्क एक रियल कंसर्न बन चुका है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि खाना सेफ है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ के रिस्क कभी प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। अगर कल अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई तो एक आम परिवार का सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हॉस्पिटल के बिल्स कहां से भरेंगे। और दूसरा डर, अगर घर में कमाने वाला ही नहीं रहा तो फैमिली का फ्यूचर कैसे चलेगा। लेकिन इन दोनों का डर एक सिंपल सॉल्यूशन है, इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस के फाइनेंशियल बर्डन को मैनेज करने में हेल्प करता है और टर्म इंश्योरेंस आपके ना होने पर आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस इन दोनों का ही प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 400-500 रुपए से शुरू होता है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में आपकी नीड्स के हिसाब से कौन सा प्लान सही है, ये कंपेयर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। अभी जाओ और अपनी तैयारी आज ही पूरी कर लो ताकि कल का डर कम हो। और यहाँ पे एक बारीक बात को समझना, उनकी हिम्मत किसी फिल्मी बहादुरी से नहीं आती, उनकी हिम्मत आती है प्रोसीजर से। वो कहते हैं, जब तक मेरा एक्शन लॉ के हिसाब से है, बिना भेदभाव के है और ट्रांसपेरेंट है, तब तक किसी के पास उंगली उठाने की वजह ही नहीं बचती है। लेकिन सवाल अभी भी वही की वही है। एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के लिए, सिर्फ अपनी साधारण सी ड्यूटी निभाने के लिए देश में इतना फेमस क्यों हो रहा है? तुकाराम सर अपनी ड्यूटी ही तो कर रहे हैं, फिर इतनी हाइप किस लिए बनी हुई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है सीपीजे, ये 1992 से गिन रही है कि कहां कितने जर्नलिस्ट मारे गए। इंडिया का नंबर 90 से ज्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं। और जो मर्डर हुए उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ एक चीज पर लिख रहे थे या उसी चीज को रिपोर्ट कर रहे थे, दैट इज करप्शन। कुछ चेहरे देखो। 2017 बेंगलुरु, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश को उनके घर के गेट पर गोलियों से भून दिया गया था। 2018 मध्य प्रदेश, रिपोर्टर संदीप शर्मा इलीगल सैंड माइनिंग पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने खुद पुलिस को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे डर है या तो मुझे किसी रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा या किसी झूठे केस में फंसा दिया
दिया जाएगा। उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली और कुछ महीने बाद एक ट्रक उनकी बाइक पर चढ़ गया। वही रोड एक्सीडेंट जो उन्होंने खुद लिख के दे रखा था, वो भी एक पुलिस स्टेशन के सिर्फ कुछ मीटर दूर। और अब महाराष्ट्र की सुनो, फरवरी 2023 रत्नागिरी एक लोकल रिपोर्टर थे शशिकांत वारिशे। वो एक रिफाइनरी के लिए हो रहे जमीन के खेल पर लिख रहे थे। 6 फरवरी की सुबह उनका आर्टिकल छपा जिसमें एक लैंड डीलर का नाम था। उसी दिन दोपहर में उसी आदमी के एसयूवी ने उन्हें कुचल दिया। अगले दिन मौत हो गई। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, पुलिस की अपनी चार्जशीट में लिखा है कि ये सोच समझ के किया गया था। सबसे शर्मनाक बात, 2016 तक जिन 27 जर्नलिस्ट के अपने काम की वजह से मर्डर हुए थे, उनमें से एक भी केस में सजा नहीं हुई थी, एक भी नहीं। और ये सिर्फ जर्नलिस्ट की कहानी नहीं है, जो भी सरकारी ऑफिसर सच के साथ खड़े रहे उनका अंजाम यही हुआ। 2003 सत्येंद्र दुबे IIT से पढ़े इंजीनियर थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला चल रहा है। चिट्ठी में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि मेरा नाम गुप्त रखना, मेरा नाम सामने बताने देना। नाम गुप्त नहीं रहा। 27 नवंबर 2003 की रात गया में उन्हें गोली मार दी गई। उम्र सिर्फ 30 साल। 2009 होली का दिन, मध्य प्रदेश का मुरैना, एक 30 साल के IPS ऑफिसर थे नरेंद्र कुमार। उन्होंने इल्लीगल माइनिंग का माल ले जा रहे एक ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोकने की बजाय उनके ऊपर ही चढ़ा दिया। उनकी पत्नी खुद IAS ऑफिसर थी और उस वक्त मैटरनिटी लीव पर थी। अगर तुम सोच रहे हो कि दुबे जी को इंसाफ मिल गया होगा तो आधा ही मिला। उनके केस को CBI ने सीधा लूटपाट का केस बता दिया। 3 छोटे चोर पकड़े गए और 2010 में तीनों को उम्र कैद भी हो गई। पर खुद उनके भाई ने कहा कि असली दोषी आज भी बाहर है। और एक नाम ऐसा भी है जो इस पूरी कहानी को सीधा तुकाराम सर से जोड़ता है। 2005 इंडियन ऑयल के एक यंग ऑफिसर थे मंजुनाथ, IIM से पढ़े थे। उन्होंने यूपी में एक पेट्रोल पंप पर मिलावट वाला पेट्रोल पकड़ा और सप्लाई रुकवा दी। 19 नवंबर 2005 को उन्हें इस पेट्रोल पंप का सच पकड़वाने के लिए गोलियों से भून दिया गया। शरीर में 6 गोलियां। लाश उनकी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर मिली थी। अब ये साल याद रखना, 2005 यही वो साल था जिस साल तुकाराम मुंडे IAS बने। जिस साल सिस्टम ने एक ईमानदार ऑफिसर को गोली से जवाब दिया एक पेट्रोल पंप की धोती खोलने पे, उसी साल इसी सिस्टम में एक और ईमानदार ऑफिसर घुसा। फॉर्चुनेटली आज तक तुकाराम सर पे कोई मेजर अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम के पास में एक दूसरा हथियार हमेशा से तैयार था, ट्रांसफर। नवी मुंबई में उन्होंने एक बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स स्कैम पकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ये लगभग 900 करोड़ का था। इनाम क्या मिला? 111 कॉर्पोरेटर्स वाले हाउस में बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टीज एक हो गई और 104 वर्सेस 6 से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया। फिर ट्रांसफर 257 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स रोक दिए क्योंकि उनके मुताबिक वो काम जल्दबाजी में और गलत तरीके से हुआ था। इनाम फिर वही ट्रांसफर। पर यहाँ एक उल्टी चीज हुई। नासिक की जनता उनके ट्रांसफर के खिलाफ सड़क पर उतर आई। जिसे नेता लोग हटाना चाहते थे, जनता उसी को रोकना चाहती थी। 2022 में उन्होंने उन सरकारी डॉक्टर्स पर हाथ डाल दिया जो ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में उनका ट्रांसफर हो गया। 21 साल में 25 ट्रांसफर, मतलब एवरेज हर 10 महीने में नया शहर, नया घर, नया डिपार्टमेंट। वो खुद मजाक में कहते हैं कि हर साल मेरे बच्चों को नए स्कूल में डालना पड़ता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके ट्रांसफर की अफवाहें फिर से चल रही हैं। हालत यह है कि एक्टर परेश रावल तक को CM से पब्लिक अपील करनी पड़ी कि सबको मत हटाना। अब दोनों तरफ देखो, मंजूनाथ को गोली मारी गई थी, तुकाराम सर का 25 बार ट्रांसफर हुआ। तरीका अलग है पर सिस्टम का मैसेज एक ही है कि ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ बेटा। इतना सब झेलने के बाद एक आम आदमी सीख जाता है, हल्का हल्का काम संभल संभल के करता, ट्रांसफर से बचता और आराम से पेंशन का इंतजार करता। पर तुकाराम सर के दिमाग में तो वही 3 सवाल चल रहे थे। मई 2026 उनका 25वां ट्रांसफर हुआ। इस बार उन्हें महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनाया गया। वही डिपार्टमेंट जो तुम्हारा खाना और दवाई चेक करता है। सच कहूं तो ये डिपार्टमेंट पहले न्यूज में सिर्फ तब आता था जब कोई त्योहार होता था या फिर कोई हादसा हो जाता था। अब ये पोस्टिंग एक सजा थी या फिर एक रूटीन रीशफलिंग थी, ये आज तक किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। पर नतीजा ये निकला कि तुकाराम सर के 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल पूरे 12 करोड़ लोगों की थालियों से जुड़ गए। जिस ट्रांसफर को उन्हें कमजोर करना था, वो ट्रांसफर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आते ही उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, सेफ फूड, सेफ ड्रग्स, सेफ महाराष्ट्र। और अगले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र के खाने पीने के बिजनेस में ऐसा खतरनाक घोटाला आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पूरा एकदम अभी मतलब हाइजीनिक, एकदम क्लीनिंग वगैरह सब, ऑयल से लेके हर चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। और जो एक चीज पकड़ी गई ना, वो समझे तुम इस वीडियो को देखने के बाद दूध को हमेशा हमेशा के लिए शक की नजरों से देखोगे। FDA की टीम्स ने जांच शुरू की और जो सामने आया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। महाराष्ट्र में दूध की एक पैरेलल फैक्ट्री चल रही थी, मतलब वो दूध जो किसी गाय या भैंस से आया ही नहीं था। अब पहले ये समझो कि असली दूध में होता क्या है। 3 चीजें, पानी प्लस फैट यानी दूध की मलाई वाला हिस्सा और प्रोटीन। दूध का सफेद रंग और उसका गाढ़ापन, इन्हीं तीनों के मेल से बनता है। अब मिलावट करने वाले ने यही 3 चीजें बाहर से जोड़नी शुरू कर दी। एक बाल्टी पानी लिया, उसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया ताकि प्रोटीन आ जाए, फिर उसमें सस्ता ऑयल मिलाया ताकि फैट आ जाए। पर दिक्कत यह है कि पानी और ऑयल आपस में मिलते ही नहीं, तेल हमेशा ऊपर तैरता रहता है। तो इसे जोड़ने के लिए एक केमिकल डाला जाता है, इमल्सिफायर। ये केमिकल इन दोनों यानी कि तेल और पानी को जबरदस्ती मिला देता है। और तुकाराम सर के मुताबिक इसमें कॉस्टिक सोडा भी पाया गया, वही चीज जो बंद और ब्लॉक्ड नालियां खोलने के काम आती है। और उनके मुताबिक शैम्पू तक यूज हो रहा था। अब ये मिक्सचर देखने में बिल्कुल दूध जैसा लगता है, सफेद भी गाढ़ा भी, पर असल में ये दूध है ही नहीं, ये एक केमिकल सोल्यूशन है। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र का किस्सा नहीं है। इसी साल फरवरी में गुजरात के साबरकांठा में ठीक ऐसी ही एक यूनिट पकड़ी गई थी। उसमें डिटर्जेंट, यूरिया, कॉस्टिक सोडा और सस्ता ऑयल डाला जा रहा था और वो यूनिट 5 साल से चल रही थी। ऐसी ही रेड्स दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी हो चुकी है। मतलब ये सिर्फ एक स्टेट की बीमारी नहीं है, ये पूरे देश का धंधा है। पर महाराष्ट्र में अब एक रेड मारने वाला ऑफिसर आ चुका था। और अब मैं जो आगे नाम गिनाने जा रहा हूं, भले ही इस वीडियो का टॉपिक ना हो, लेकिन वो एक सबूत है कि एक आदमी के सही होने से कितना फर्क पड़ता है। पहला महीना ही ऐसा चला कि पूरा स्टेट हिल गया। 900 से ज्यादा रेड्स, लगभग 35 करोड़ का बैंड गुटखा और पान मसाला जब्त। शुरुआती कुछ हफ्तों में ही 457 लोग गिरफ्तार और 42 गाड़ियां सीज। अब तुम सोच रहे होंगे कि छोटे ठेले वाले ही पकड़े गए होंगे। बिल्कुल उल्टा हुआ। मुंबई का फेमस आइसक्रीम पार्लर के रुस्तम, इस पर एक्शन हुआ। तुकाराम सर ने खुद बताया कि वहां फूड हैंडलर्स के धोए हुए कपड़े वहीं सूख रहे थे और चूहे इधर-उधर घूम रहे थे। लाइसेंस सस्पेंड हुआ। फिर आया ब्लिंकिट का डार्क स्टोर, मलाड वेस्ट, वही जगह जहां से तुम्हारे 10 मिनट वाले फल और सब्जियां आते हैं। FDA के मुताबिक जांच में उसी स्टॉक पर कॉकरोच मिले और एक्सपायर्ड सामान भी मिला। लाइसेंस सस्पेंड।
लोग, फिर आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन, मुंबई के बड़े बड़े क्लब्स, यहाँ तक कि एमएलए हॉस्टल की कैंटीन भी, सब पर एक्शन किया तुकाराम सर ने। और फिर 12 अगस्त को वो नाम आया जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया, डोमिनोज। 12 अगस्त को एफडीए ने 4 डोमिनोज आउटलेट्स के फूड बिजनेसेस लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए। 3 मुंबई में, विले पार्ले वेस्ट, बोरीवली वेस्ट और घाटकोपर का आरसीटी मॉल, और एक सतारा डिस्ट्रिक्ट में। एफडीए के मुताबिक एक आउटलेट में पीने का पानी, फूड स्टोरेज और पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी कमियां मिली। एक जगह तो लगभग 40% चीजें रूल्स के खिलाफ पाई गई। और ये ड्राइव सिर्फ डोमिनोज पर नहीं थी। 104 चेन रेस्टोरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स चेक हुए, जिसमें केएफसी, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग और स्टारबक्स जैसे सारे बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये पूरी इंडस्ट्री की चोर है क्या? तो यहाँ पे तुकाराम सर ने वो एक बात बोली जो बात नेता कभी नहीं बोलता। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट हो रहा है वो पूरा सच नहीं है। 2 महीनों में हमने अकेले मुंबई में 3137 जगह चेक की, उनमें से 764 को सुधार का नोटिस मिला और 165 के लाइसेंस सस्पेंड हुए। ये बात एक रेगुलेटर के मुंह से सुनना बड़ी बात है, क्योंकि जो आदमी रेड मार रहा है उसके लिए सबसे आसान होता है ये कहना कि पूरा मार्केट ही सड़ चुका है। हेडलाइन भी बड़ी बड़ी मिलती, तालियां भी बजती, लेकिन उन्होंने एक्चुअली अपनी ही कार्रवाई का साइज छोटा कर दिया। और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। जैसे बाकी छात्र नेता शोसेबाजी करते हैं रील्स बना के, वो वैसे रील्स बना के फेमस होने के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो सच में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पर अब तुम्हारे दिमाग में वही सवाल आना चाहिए जो मेरे दिमाग में आया था। जो 165 जगह पकड़ी गई, वो कोई एक रात में तो खराब हुई नहीं होंगी, न जाने कब से सड़ी पड़ी है। 5 स्टार होटल्स तक में सड़ा हुआ खाना मिला। और सोचो अभी तो सिर्फ और सिर्फ चेकिंग महाराष्ट्र में हुई है। अगर यही सेम चेकिंग पूरे देश में की जाए तो आधे से ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर्स सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सारे स्टोर्स में जो चूहे और कॉकरोचेस घूम रहे हैं उन सबसे हेलो हाई करने का मौका मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि जब मार्केट में इतना सब कुछ सड़ा पड़ा है तो ये सब कुछ आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? कानून तो वही है जो पहले से लिखे हुए थे, डिपार्टमेंट भी वही था, इंस्पेक्टर भी लगभग वही थे। मतलब जो आज हो रहा है वो पहले भी तो हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक आदमी बदला और पूरा स्टेट गिर गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल है। संविधान ने आईएएस ऑफिसर्स को एक प्रोटेक्शन दिया है। उसे कोई नेता अपनी मर्जी से नौकरी से नहीं निकाल सकता, उसका डिमोशन नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा फॉर्मल प्रोसेस चलाना पड़ता है और वो भी सेंटर के हाथ में है। ये प्रोटेक्शन इसलिए है ताकि ऑफिसर्स बिना डर के ईमानदारी से काम कर सकें। लेकिन ये प्रोटेक्शन सिर्फ इन 2 चीजों पे लगता है, एक तो डिमोशन और एक नौकरी से निकालना। तो इसके अलावा अब नेता के पास एक आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या बची? ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और यही ट्रांसफर इस देश का आईएएस ऑफिसर के खिलाफ सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से यूज होने वाला हथियार है। इसमें ना कोई खून गिरता है, ना कोई एफआईआर होती है, ना कोई एलिगेशन लगता है। बस एक कागज पर एक ऑर्डर निकलता है और बंदा हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और उस ऑर्डर में वजह क्या लिखी होती है? सिर्फ 2 शब्द, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीडेंट्स, मतलब प्रशासनिक जरूरत, मतलब कुछ भी नहीं। अब तुम्हें 2 नाम बताता हूं यह समझने के लिए कि सिस्टम अपने ही ईमानदार ऑफिसर्स के साथ में एक्चुअली करता क्या है। पहला नाम अशोक खेमका, 1991 बैच, हरियाणा केडर, 34 साल की नौकरी और 57 पोस्टिंग्स, मतलब एवरेज हर 6 महीने में ट्रांसफर। और उन्हें भेजते कहां थे? कभी आर्काइव्स डिपार्टमेंट, कभी प्रिंटिंग और कभी स्टेशनरी। अब आर्काइव्स का मतलब समझो, ये वो डिपार्टमेंट होता है जहां पुराने सरकारी कागज संभाले जाते हैं। कोई बजट नहीं, कोई पावर नहीं। खेमका जी को उस डिपार्टमेंट में एक नहीं 4 बार भेजा गया। और देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक दूसरे हरियाणा ऑफिसर के नाम है, प्रदीप कासनी, 34 साल में 71 ट्रांसफर। एक बार उन्होंने गुड़गांव की सरकारी जमीन के गोरख धंधे की रिपोर्ट बनाई। 22 दिसंबर 2014 को वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास गई और 28 दिसंबर को उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। मतलब रिपोर्ट भेजने के ठीक 6 दिन बाद। पर सबसे घटिया चीज 3 साल बाद हुई। 2017 में उनकी आखिरी पोस्टिंग थी हरियाणा लैंड यूज बोर्ड में, और वो बोर्ड 2008 में ही बंद हो चुका था। मतलब उन्हें एक ऐसे ऑफिस में भेजा गया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये बात खुद उन्हें आरटीआई लगाने के बाद पता चली और उस पोस्टिंग पर 6 महीने तक उन्हें सैलरी तक नहीं मिली। अब इसे जोड़ो तुकाराम सर के 25th ट्रांसफर से। पैटर्न देखा, ये तीनों अलग अलग टाइम, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। अब 1 मिनट के लिए उस ऑफिसर की जगह खड़े होकर सोचो। बंदा गांव से आया, सालों पढ़ाई की, घर वालों ने पैसा लगाया, देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक निकाला, और उसके बाद उसने क्या मांगा? कोई आलीशान जिंदगी नहीं, बस एक सिंपल सी जिंदगी, एक घर, एक परिवार, बच्चों का एक अच्छा स्कूल और बूढ़े माँ बाप का थोड़ा ख्याल। पर जिस दिन वो कुर्सी पे बैठा उसके दिमाग में एक डर बैठ गया। वो डर ये है कि अगर इस देश में ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारी नौकरी तो नहीं जाएगी, पर तुम्हारी जिंदगी उठा के कहीं भी रखी जाएगी। जरा अपने आप से पूछो, अगर तुम्हारे बॉस के पास ये पावर हो कि वो तुमसे नाराज होने पे या फिर तुम्हारे ना कहने पे किसी चीज के ऊपर वो तुम्हें 1000 किलोमीटर दूर कहीं पर देख सके, तो तुम क्या उसकी किसी भी बात पे ना कहोगे? इसके असर को डीपली समझो। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ एक नया ऑफिस नहीं होता। बच्चे का स्कूल 20 साल में छूट जाता है, बच्चे को अपने दोस्तों को छोड़ के अचानक वो शहर छोड़ना पड़ता है, पत्नी की अपनी नौकरी हो तो वो लटक जाती है, माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं, और अगर पोस्टिंग किसी दूर दराज जगह पर मिली तो परिवार साथ जा ही नहीं पाता। मतलब बंदा महीनों अपने ही घर से दूर अकेला। अब ये बात जब 10 साल में 15 बार होती है तो कोई भी इंसान सिर्फ एक ही चीज सीखता है, मुंह बंद करो, फाइल आगे बढ़ाओ, अपना ट्रांसफर बताओ। और यही देश की सबसे बड़ी बीमारी है। हम एक साधारण सी ईमानदारी को ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी हो, और फिर हैरान होते हैं कि लोग ईमानदार क्यों नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मेरी एक राय है, ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं तुम्हें फैक्ट्स और डेटा दिखाता हूं। हार्वर्ड और वॉरविक के 2 रिसर्चर्स ने भारत सरकार का अपना रिकॉर्ड खंगाला। 4000 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स की पूरी नौकरी की हिस्ट्री 1980 से 2004 तक, और जो निकला वो पूरे सिस्टम का एक्स-रे है। पहली बात, किसी भी एक साल में एक आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर होने का चांस लगभग 49% था। मतलब सिक्के का टॉस, हर साल आधा चांस कि तुम्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। दूसरी बात, एक पोस्टिंग पर ऑफिसर का
एवरेज टाइम सिर्फ 16 महीने था। अब तुम ही सोचो, अगर किसी डिपार्टमेंट की बीमारी ही कम से कम 20 साल पुरानी हो तो उसे 16 महीने में ठीक कैसे किया जा सकता है? तब तक तो ऑफिसर को फाइल समझने में ही साल भर निकल जाता है। और तीसरी बात सबसे घटिया है, ट्रांसफर सबसे ज्यादा तब हुए जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर आया हो और उसका ज्यादा हिस्सा नए सीएम के आने के पहले 4 महीने में ही निकल जाता था। अब इसको ध्यान से सुनो, इनमें से 40% सीएम तो इलेक्शन के बिना ही बदले थे। मतलब चुनाव हुआ ही नहीं, बस कुर्सी पर बैठा आदमी बदल गया और ट्रांसफर का तूफान आ गया। मतलब ऑफिसर का ट्रांसफर उसके काम से नहीं जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था सीएम की कुर्सी से। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा ट्रांसफर सिर्फ इस एक बात से जुड़ा हुआ हो कि कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, तो तुम्हारा ध्यान काम की तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा कि हवा किस तरफ चल रही है। इसलिए कई बार जब कोई आईएएस ऑफिसर चुप बैठ जाता है ना, तो वो हमेशा बुरी नीयत नहीं होती, अक्सर वो अपनी जिंदगी बचाने वाला फैसला होता है, एक लैक ऑफ करेज से भरा हुआ फैसला। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा कलंक है। पर एक मिनट रुको, कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं आईएएस ऑफिसर की चुप्पी को इस देश में सही ठहरा रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत तुकाराम सर है, क्योंकि जो डर मैंने अभी तुम लोगों को समझाया वो डर उन पे भी तो इक्वली लागू होता है। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, बल्कि उन्होंने तो ये डर सबसे ज्यादा जिया है पूरे 25 बार, फिर भी ये बंदा कभी झुका नहीं। तो इनके दिमाग में एग्जैक्टली ऐसा क्या चल रहा है? इसका सीधा सा जवाब उनके अपने शब्दों में। वो कहते हैं, मैंने इसे जॉब की तरह देखना बंद कर दिया है, रोल की तरह देखना शुरू कर दिया है। जॉब में तुम सैलरी के बदले अपना टाइम देते हो, रोल में तुम एक जिम्मेदारी निभाते हो। मतलब जिस दिन उन्होंने कुर्सी को नौकरी मानना बंद किया, उस दिन उनके ऊपर इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हथियार बेकार हो गया। क्योंकि जो आदमी अपना ट्रांसफर बचाने के लिए, अपनी पोस्ट बचाने के लिए काम कर ही नहीं रहा, उसका तुम ट्रांसफर करके छीन भी क्या लोगे? और अब सबसे कमाल की बात, अभी कुछ दिन पहले ही जब उनके ट्रांसफर की अफवाहें चल रही थी, उन्होंने मीडिया से कहा ज्यादा ट्रांसफर का मतलब है ज्यादा जगह पॉजिटिव चेंज लाने का मौका मिलना। समझे कुछ? सिस्टम ने जिस चीज को सजा बनाया, इस आदमी ने उसी चीज को इनाम बना लिया। अब जिसे सजा ही इनाम लगती हो, उसे डराओगे कैसे? और ये कोई सुपर पावर नहीं है, यही कानून, यही प्रोटेक्शन हर ऑफिसर के पास। नेताओं का पूरा कंट्रोल सिर्फ इसी चीज पर टिका हुआ होता है, ट्रांसफर का डर। और तुकाराम सर ने नेताओं को वही चीज देने से मना कर दिया। पर अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो, क्योंकि सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स थोड़ी ना मजबूर हैं, कुछ ने तो इसको दुकान बना लिया है। 2010 भोपाल एक आईएएस कपल अरविंद जोशी और टीनू जोशी, इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो घर से 3 करोड़ कैश निकला। फिर लगभग 42 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टी का केस बना जितनी उनकी सैलरी से बन ही नहीं सकती थी। 2014 में दोनों नौकरी से निकाले गए। और यहाँ एक बात साफ कर देता हूँ, ये काम किसी सिंगल नेता ने रैंडमली नहीं किया था, ये पूरे के पूरे एक फॉर्मल सिस्टम के थ्रू सेंटर ने किया था। और आईएएस की सर्विसेज के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, पर आज तक कन्विक्शन नहीं हुआ। 2022 झारखंड आईएएस पूजा सिंघल, ईडी ने छापे मारे तो 19 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हुआ, ज्यादातर उनके हिसाब किताब देखने वाले सीए के ठिकाने से। और आरोप क्या था? एमसी नरेगा का पैसा खाने का, वही स्कीम जिसमें देश के सबसे गरीब आदमी को 100 दिन की मजदूरी मिलती है। वो लगभग 31 महीने जेल में रहे, मतलब 2.5 साल से भी ज्यादा। फिर बेल मिली और फिर सरकार ने सस्पेंशन हटा के उन्हें वापस सेक्रेटरी बना दिया। पर याद रखना, दोषी अभी साबित नहीं हुए। पर सोचो कि फैसला आया नहीं और कुर्सी वापस। अब दोनों तस्वीरों को साथ रख के देखो, ईमानदारी से काम करने वाले के 25 बार ट्रांसफर और ऐसा आरोप लगने वाली को कुर्सी वापस। और वो नया लड़का राहुल बंसल तो तुम्हें याद ही है ना, पहली पोस्टिंग 1 करोड़ का आरोप। और एक बात गांठ बांध लो, ये 3 करोड़ हो या 19 करोड़, ये किसी नेता का, किसी आईएएस ऑफिसर का पैसा नहीं है, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे टैक्स का, उस गरीब की दिहाड़ी का, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, उस दवाई के टैक्स का। करप्शन ऑफिसर और नेता के बीच का लेन देन नहीं है, वो सीधा तुम्हारी जेब से जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में भी वही बात आ रही हो जो मेरे दिमाग में है कि काश हर डिपार्टमेंट को एक तुकाराम मुंडे मिल जाए। क्योंकि जब तुकाराम सर से पूछा गया कि आपके जाने के बाद इस सबका क्या होगा, तो उन्होंने कहा सिस्टम इंडिविजुअल से बड़ा होता है। मेरा काम ये नहीं है कि हर जगह मैं खुद खड़ा रहूं, मेरा काम ये है कि मैं ऐसा सिस्टम बना दूं जो मेरे जाने के बाद भी चलते रहे। जिस आदमी के नाम की तालियां पूरा देश बजा रहा है, वो आदमी खुद कह रहा है कि मेरे नाम की तालियां मत बजाओ, मुझे हीरो मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने सिर्फ एक आदमी को पूरे सिस्टम में से उठा के हीरो बना दिया, उस दिन तुमने खुद ये सोच लिया कि इस सिस्टम में कभी कोई सुधार नहीं हो सकता। और अब याद करो, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ही नहीं है। अब समझ आया उसका मतलब? उनका पूरा गेम ही यही है। वो चाहते हैं कि ईमानदारी के लिए बहादुरी की जरूरत ही ना पड़े। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसके अंदर एक डरपोक आदमी भी ईमानदार रहे, सिस्टम उसे बेईमानी करने का मौका ही ना दे। सुनने में सपना सा लगता है ना, लेकिन ये सपना एक बार पार्शियली सच हो चुका है पास्ट में, इसी देश में। ध्यान से सुनना। और उसका सबूत गुजरात में है। गुजरात कुछ साल पहले वहां फैक्ट्री से होने वाले प्रोडक्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर्स होते थे। ऑडिटर मतलब जो जांच करके रिपोर्ट लिखता है कि फैक्ट्री रूल्स मान रही है या नहीं। पर इस सिस्टम में एक कांटा था, ऑडिटर की फीस वही फैक्ट्री लेती थी जिसकी वो जांच करता था। अब खुद सोचो, जो तुम्हें पैसा दे रहा है तुम उसके खिलाफ रिपोर्टिंग करोगे क्या? उसके खिलाफ कुछ लिखोगे क्या? नहीं ना। नतीजा साफ था, कागज पर लगभग सारी फैक्ट्रीज क्लीन और असल में हवा में जहर। फिर एमआईटी और हार्वर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने गुजरात के पॉल्यूशन बोर्ड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इनमें से एक रिसर्चर को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। उन लोगों ने ऑडिटर का कैरेक्टर बदलने की कोशिश नहीं की, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं, कोई भाषण नहीं, उन्होंने बस पैसे का रास्ता बदल दिया। ऑडिटर की फीस अब फैक्ट्री नहीं, एक अलग फंड देगा, फिक्स पेमेंट, ऊपर से किसी भी रिपोर्ट की दोबारा जांच हो सकती थी और सच लिखने पर इनाम अलग। नतीजा, वही ऑडिटर्स जो कल तक झूठ लिख रहे थे सच लिखने लगे, झूठी रिपोर्ट्स आराम से लिख गई और जब सच सामने आने लगा तो फैक्ट्रीज ने सच में अपना प्रदूषण कम किया। अब इस बात को ध्यान से समझो, ऑडिटर वही थे, उनका कैरेक्टर रातों रात नहीं बदला, बस सिस्टम बदला और ईमानदारी अपने आप आ गई। यही तुकाराम सर का भी सपना है, ऐसा डिजाइन जिसमें सच बोलना सबसे आसान और सबसे फायदेमंद काम हो। जिस दिन ये हो गया उस दिन देश को हीरोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वीडियो के शुरुआत में चलो, हम सब एक सवाल के साथ जी रहे थे कि आईएएस तुकाराम मुंडे के दिमाग के अंदर ऐसा क्या? अब जवाब सुनो, उस दिमाग के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, उस दिमाग के अंदर कोई डीएनए भी नहीं है, बस वही 3 सवाल हैं और उन पर अड़े रहने की जिद। लोग पूछ रहे हैं कि अगला तुकाराम मुंडे कौन बनेगा?
गलत सवाल। असली सवाल यह है कि देश को पुकारा मूल्य चाहिए ही क्यों? किसी भी देश को हीरो तब चाहिए होते हैं जब उस देश का पूरा सिस्टम अपने आप में फेल हो चुका होता है। एम्बुलेंस अगर टाइम पर आ जाए तो ड्राइवर को भगवान नहीं बनाना पड़ता। किसी दूध के अंदर सिर्फ दूध हो और डिटर्जेंट ना हो तो कमिश्नर को सिंघम नहीं बनाना पड़ता। सिस्टम ने अपना मैसेज दे दिया था कि ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ। हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि ईमानदारी को इतना नॉर्मल कर दो कि वो न्यूज बनेगी नहीं। और एक आखिरी बात, एक नेता के पास एक आईएएस का ट्रांसफर करने की ताकत होती है, लेकिन हम पब्लिक के पास एक नेता का ही ट्रांसफर करने की ताकत होती है, उसे वोट कहते हैं। अगली बार अगर कोई नेता किसी ईमानदार ऑफिसर को हटाए तो याद रखना उस नेता के असली बॉस तुम हो, क्योंकि 5,755 आईएएस ऑफिसर्स इस देश को नहीं बदलेंगे। 140 करोड़ लोग इस देश को बदलेंगे जब वो इन नेताओं की, इन अनपढ़ गंवार नेताओं की बत्ती लगाना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के, अपने उस घर वाले के साथ जरूर शेयर करो जो बोलता है कि इस भारत देश का कुछ नहीं हो सकता। पर आप एक सही इंश्योरेंस चुनकर अपना ख्याल जरूर रख सकते हो। मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक करो और अपने लिए बेस्ट प्लान चुनो। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25%। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन है भाई देखा जाए ना सिस्टम से लड़ना बहुत एक मुश्किल हो जाता है। और ईमानदार जो ऑफिसर है ना उसके साथ तो भाई ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। अब ये जो सर है ना इन्होंने काफी तो ऐसे ही है यार। अब जो भी है ना उन्होंने मतलब कि अब जैसे ही एक अपना चार्ज संभाला था ना तो उन्होंने हर चीज भाई साइड पर लगा दी थी। जो रेस्टोरेंट थे, जो मतलब के फूड ये डिलीवर करते हैं ऑनलाइन, तो उनके जहाँ भाई उन्होंने छापे मारे थे ना उधर कंडीशन ही नहीं थी। मतलब एक्सपायर ये माल तो सबको पता है। अब जब भी एक बंदा ऑर्डर करता है तो यही बोलता है कि यार ये चीज 2 नंबर है, तो उसमें रियलिटी है भाई वो एक्सपायर चीजें भेजते हैं। अब जो दूध के साथ वो केमिकल मिलाकर सारी चीजें कर रहे हैं ना वो तो मुझे लगता है कि भाई जान से हाथ धोने के मतलब के काबिल है चीजें। जहर बेच रहे हैं। अब देखो ना हम मिसालें देते हैं यार, वो एक देश है फॉरेन के, उनके जो बूढ़े हैं वो भी मतलब कि इतनी इतनी एज हो गई है, उनको कोई बीमारी नहीं, यहाँ तक कि उनको भाई ये नॉर्मल बीमारी नहीं है। तो ये चीजें काफी एक असर करती है। अब लास्ट वीक में एक न्यूज देख रहा था बांग्लादेश की, मतलब कि एक साउथ कोरिया ने भाई उनसे मैंगो लेने थे, तो वो भाई बंदे उनकी एक स्पेशल टीम आई। अब मैंगो ठीक है एक बेटर उसकी क्वालिटी, लेकिन जब उन्होंने देखा ना ये जो दरख्त है इसके नीचे भाई कीड़े हैं या वो दरख्त इतना स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने पता नहीं कितने टन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। मतलब कि उन्होंने लिए नहीं थी। इस साथ तक वो चीजें चेक करते हैं अगर किसी कंट्री से ले रहे हैं। तो इधर तो भाई हमारे देश में ये चीज का कोई ख्याल ही नहीं है। ऑफिसर ठीक है चेक करते हैं, लेकिन भाई जब पैसा फेंकते हैं रेस्टोरेंट वाले वो चुप कर जाते हैं और चीजें ओके कर देते हैं। अब ये जो सर थे ना इन्होंने सबको सीधा कर दिया था। हाँ तक कि जो रेडी भी लगाता है ना उसकी भी एक हाइजेनिक चीजें होती थी, एक सफाई होती थी, क्लीन होती थी। लेकिन भाई कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, पैसा भी खाना होता है, अपना पेट भी भरना होता है बड़े बड़े, तो वो एक चीजें भाई नहीं रुक सकती। लेकिन अब जंग उसकी एक चली हुई है, एक मतलब कि ट्रांसफर कर देते हैं हर कोई, तो ये सिस्टम नहीं रुकने वाला चाहे जो भी हो जाए। तो भाई उसको इनाम मिलता है ना, इनाम क्या मिलता है ट्रांसफर, और कर भी क्या सकते हैं कि ये देख लो कि एक ईमानदार ऑफिसर है क्या, वो अपनी एक ड्यूटी कर रहा है क्या, तो उसको इनाम देते हैं जी, उसका ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ उसकी सजा है कि वो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है अपनी। सही बात है। एक आदमी जो है कि ये देखे कि उसने आकर अपना सारा सिस्टम एक हलाक रख दिया है, तो यहाँ तक के फूड अपना दूध वाली फैक्ट्री, खाने पीने का सब जो एक गलत चीज इस्तेमाल करते हैं कि ये दूध बनाने वाले की तरीका देख लो कि क्या क्या मिलाकर यहाँ तक के सब जो है क्या, जो एक कपड़े धोने वाला वो भी हमें पीने के लिए भाई वो दूध में इस्तेमाल करके दे रहे हैं, हमें एक जहर बनाकर दे रहे हैं कि उनको भाई जाकर उसने छापा मारा है, चेक किया है गया और उसको इनाम मिलाया गया जी ट्रांसफर, और कर भी सिस्टम ही भाई इधर का है क्या। लेकिन उधर की अवाम भी फिर भाई देख लो कि ये एक अवाम के इख्तियार में होता है क्या कि जो मंत्री लोग होते हैं जिनको हम वोट देकर आगे ले आते हैं क्या, हमें भी चाहिए कि जो मंत्री लोग हमारे अफसर को एक जो ईमानदार है गया उसको भाई इधर काम नहीं कर देते तो उसको भैया अपने वोट से तुम उसको हटा दो। जब आपकी बारी आती है तो ऐसे मंत्री को आगे लेकर जो आपके हक में ठीक है क्या। सही बात है, सही बात है ना भाई। मौलवी साहब जी अपने मुल्क में ये चीज ठीक करवा लो। इधर तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है क्या। वोट तो हम भी इधर दे रहे हैं मंत्रियों को, हमारा वोट तो पहुंचते नहीं है जिधर हमने भेजना है गया, उधर पहुंचते नहीं है क्या। अच्छा तो आप ये चीज देखें कि ये जो फूड इंस्पेक्टर हमारे बने हुए हैं इनको कितने करोड़ों रुपए की गाड़ियां मिली हुई हैं। मिली उधर तो फूड इंस्पेक्टर को गाड़ी भी नहीं है अलाउ, अगर होगी भी वो तो छोटी मोटी, क्योंकि उनके चीफ आर्मी चीफ के पास एक छोटी सी गाड़ी है। तो इधर तो एक फूड इंस्पेक्टर के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और एक दिन बता दो
जो उसने एक होटल सील किया हो, एक मिठाई वाली दुकान सील की हो, कोई एक दुकान सील की हो, किसी चीज की, ये स्क्रैप जब आते हैं सिस्टम ना जो है वो ना, अपना छापा मार कर आते हैं, चेक करते हैं कि क्या चेक करते हैं? वो चेक करके चले जाते, साथ ही उनका भाई सेक्रेटरी आ जाता, हाँ भाई बोलो मुका कर ये तो लो वही भाई, बात है जाओ ना जी। मौलवी साहब, 100 में से 5 बंदे अगर ठीक भी हो ना, तो वो पूरा सिस्टम सीधा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमारा ये हर जगह पे है, ये नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में है या पाकिस्तान में है, ये हर जगह पे है। ये सिस्टम कभी सीधा नहीं होगा। क्यों? कोई भी मसला बनता है, ये इधर आप अपने मुल्क में देख ले, वो एक नदीम सादक आया था, उसने रोडों के ऊपर जो बिल्डिंगें गलत सी जगह पर थी, उसने गिरानी शुरू कर दी। जैसे वो पॉलिटिशियन किया, कोई मकान अंदर आए, उन्होंने उसका फौरन तबादला किया और उसको बेचारे को जंगल में फेंक दिया। इस तरह यही चीज है, वहां पर भी यही सिस्टम है कि जब वो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको काम नहीं करने देना। और जैसे ही किसी बड़े पॉलिटिशियन का मसला आना है, उसने ट्रांसफर कराना दूसरी साइड पे। वो 25 बंदे उन्होंने मार दिए हैं, अब भाई मेरी बात जो सच बोलने पर अपनी जान कई गंवा देते हमारे हैं। ये तो कुछ रिपोर्ट हुए, असल जो हमारा सबकॉन्टिनेंट का ना पार्टीशन के बाद हमारा और हिंदुस्तान का एक ही डीएनए, ठीक है, आज वो हमसे बहुत आगे है, लेकिन ये करप्शन और ये जिस तरह ये चीजें सारी वहाँ पे भी सेम है, कोई इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी तो सेम ही वर्क कर रही है। जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ ना, पे डिप्टी कमिश्नर वो है, उधर आईएएस ऑफिसर है, लेकिन एक उधर थोड़े लेवल ज्यादा है। लेकिन एक चीज है, जो ब्यूरोक्रेसी है पूरा मुल्क डिपेंड होता है ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्योंकि पूरे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर जो भी चीजें उन्होंने कंट्रोल करनी होती है। तो हमारे यहाँ और उधर की आप सर्च करके देख लें, ब्यूरोक्रेसी को लत लगी हुई है खुशियों की, खाने पीने की, फॉरेन टूर की, बस। लेकिन सिस्टम का मुकाबला कोई ईमानदार बंदा नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि इसी तरह भाई पहले भी एक ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर थे, जो मतलब हम उनकी वीडियो वगैरह भी देखते थे, वो भी भाई एक बहुत ज्यादा उनकी भी आय बनी थी, लेकिन उन्होंने भाई काम ऐसे किया। बाकी देखो ना भाई, ये मंत्री लोग जहरी बात है, जब इनके और जिस जिस शहर में ये मतलब जिधर भी इनकी ड्यूटी वगैरह होती है, उधर उनके अपने बिजनेस भी होते हैं, तो उनको जहरी बात है कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके टच करना पड़ता है। खासकर आप देख लो, उन्होंने जो ब्रांड्स हैं, एक डोमिनोज हो गया, केएफसी या बाकी इस तरह के ब्रांड्स तक भी उन्होंने अप्रोच किया, जहाँ पे ये मकवाने हमारे हाजी स्वीट है बीच में बंद रही थी एक हफ्ता, तो अरशद भाई हमारी इधर जो फूड इंस्पेक्टर है ना, अमजद शुएब, उसने कम से कम इस 2-3 माह में 30 एक होटल या बेकरीज हर चीज बंद की है। यानी कि वो अच्छा इंसान था, जिसने 1-2 माह में 3, तो आप उसका तबादला खाने वाले हो। तो भाई वो भी 5 लेकिन आप ये ना कि मतलब वो इंस्पेक्टरों की माना, मतलब ये है कि अच्छे लोग हैं तो सिस्टम चल रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस ऑफिसर है तो अगर सपोज आपसे 10,000 रिश्वत लेता, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सिस्टम ही करप्ट। अच्छे लोग हैं तभी तो सिस्टम चल रहा है, बुरे ज्यादा है, अच्छे कम है। तो यही तो हम बोल रहे हैं ना। ऐसे ही, लेकिन ये कि भाई उन्होंने कम से कम देखो ना यार, ये जो फूड है ना, इससे रेलिवेंट जितने भी हार्ड स्टेप लिए जाए ना, वो भी काम है, क्योंकि भाई जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वहाँ पे इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। हर एक बल्कि डे नाइट के ऊपर उनकी ड्यूटीज लगी हुई, ऑफिसर रेलिवेंट है उनकी, कि आपने आके चीजें चेक करनी, और आगे बंदे भाई डरे हुए भी होते, क्योंकि वो फाइन ऐसा करते हैं ना, यहाँ तक कि जो वहाँ पे सामान पड़ा होता है वो भी उठा के ले जाती है गवर्नमेंट, और एक बिल्कुल खाली कर जाती है बिल्डिंग के, भाई यहाँ पे कोई चीज नहीं आपने रखनी, अगर लेनी है तो हर चीज नहीं लेके आओ। इस हद तक वो डरे होते हैं, और वो भाई उस चीज की भाई आगे केयर भी करते हैं। तो ये सेम टू सेम, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगना है। बाकी इस तरह के ऑफिसर जो है ना, वो अगर भाई सारे हो जाए तो भाई एक मैं कहता तो 2 महीने भी नहीं लगने आपका मुल्क बदलने में। साउथ एशिया जो हमारा सब कॉन्टिनेंट हिस्सा है ना, इस टाइम को 500 साल के लिए ये सिस्टम नहीं बदल सकता, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है यहाँ पे बड़ों को आराम खाने की और चुप करके सोने की, ऐश सोने की, बिल्कुल। ये लेकिन ये चीज़ें कि वो बड़ी एक काम कर रहे हैं भाई। रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखो, रखनी चाहिए। रखते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पूरा सिस्टम में सुधार आएगा, वो ना हो। यार देखो ना, वहाँ पे इधर भी है, ये नहीं कि नहीं, इधर भी गाड़ी अच्छी मिलती है, जो उसके अलावा उनके पास जो ना वो बहुत ज्यादा अथॉरिटीज वगैरह भी होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भाई बहुत हाई लेवल के ऊपर जो है ना वो धुसे होते हैं, मतलब उनको एक कंट्रोल किया जाता है जो इधर की ब्यूरोक्रेसी। लेकिन वहाँ पे बहुत हद तक जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो इस तरह है कि उनकी नौकरी को कोई टेंशन नहीं है, नौकरी उनकी नहीं जाती, या इस तरह करके 2-4 चीजों की उनको भाई एक
गारंटी है उनके पास। लेकिन अगर काम करने पे आए तो भाई लोग कोऑपरेट भी करते हैं। आप देख लो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो किस तरह उनकी आयत बनी हुई है। ये इसी तो तरह मतलब- अगर सारे करेंगे तो भाई लोग ये तो जो नेकी करता है ऊपर वाला उसकी इज्जत बनाता है। हाँ जी सही बात है। ऐसे ही है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए।